बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के साइंस के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। देखो, आज की ये वीडियो शायद आप लोग आखिरी बार देखो और इसको देखने के बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो कम से कम ये 30 क्वेश्चन अच्छे से ही देख के चले जाओ। हो सकता है एक दो इसमें से रिपीट मिल जाए आपको, ठीक है। तो जो पढ़ो ढंग से पढ़ो, बस यही है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ रिव्यू मान के चल के पढ़ो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए फटाफट हम लोग आंसर मारते चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सर पे आ चुका है। अब तो क्या ही टाइम है रिवीजन करने का ज़्यादा। किसी तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप में क्या सामान्य होता है? आइसोटोप में क्या सामान्य होता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान संख्या, बी प्रोटॉन संख्या, सी न्यूट्रॉन संख्या, डी परमाणु भार। कमेंट करके बताओ कि आइसोटोप में क्या समान रहता है। तो आइसोटोप में समान रहता है प्रोटॉन संख्या, ठीक है। प्रोटॉन संख्या जो होती है वो आइसोटोप में समान होती है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? यदि किसी गैस का दाब दोगुना और तापमान स्थिर रहे तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी गैस का दाब दोगुना और तापमान स्थिर रहे तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए दोगुना, बी आधा, सी समान, डी 4 गुना। कमेंट कीजिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आधा, ठीक है। यदि किसी गैस का दाब दोगुना हो जाए और तापमान स्थिर रहे तो आयतन पर जो प्रभाव पड़ेगा, आयतन जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, जो याद होता है ठीक है, नहीं होता तो रट लो, बात यही है। चाहे रट लो, घोल लो, पी लो, कुछ भी कर लो, बस आप लोग याद करके चलो। एग्ज़ाम क्लियर करना यही मकसद है अभी आज के लिए। तो ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? जो ध्वनि है ये वैक्यूम में क्यों नहीं चलती है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ध्वनि निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है, यही हमारा सही जवाब है। ध्वनि जो है वो निर्वात में इसलिए नहीं चलती क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। आते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वस्तु को गर्म करने पर उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? जब किसी वस्तु को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका द्रव्यमान जो है क्या हो जाता है? द्रव्यमान जो है ना सेम रहता है, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है। चाहे गर्म करो चाहे कुछ भी करो, द्रव्यमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट मोमेंट पे मेहनत करके वीडियो ला रहे हैं तो लाइक तो ज़रूर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी एग्ज़ाम्स के भी वीडियोज़ आपको यहीं मिलेंगे इस चैनल पर, ठीक है। तो सिर्फ ये मान के मत चलो कि सिर्फ यही एग्ज़ाम देना है तो क्यों सब्सक्राइब करें, आगे भी वीडियोस बहुत आएंगे जिससे कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दोगे ना तो ये चैनल हमेशा साथ साथ देगा, सपोर्ट करेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, कहने की बातें नहीं है, हालांकि ये सब खुद समझदार हो आप लोग, अच्छा चीज़ पहचान लेते हो, ठीक है। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो तो वो क्या कहलाता है? यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो तो वो क्या कहलाता है, यही क्वेश्चन है। तो वो कहलाता है धनायान, ठीक है। धनायान, धनायान कहलाता है। ऋणयान नहीं कहलाता, समायान नहीं कहलाता, न्यूट्रल नहीं कहलाता। न्यूट्रल तब कहलाएगा जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हो जाए, ठीक है। तो यदि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम हो तो वो घनायान कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आता है अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ो। किसी चालक में तापमान बढ़ाने पर विरोध, किसी चालक में तापमान बढ़ाने पर विरोध को क्या कहते हैं? किसी तापमान में अगर किसी चालक में अगर तापमान बढ़ाते हैं तो जो विरोध होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। याद रहेगा। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस है ना ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला विद्युत संकेत कहाँ उत्पन्न होता है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला विद्युत संकेत कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये होता है साइनो और ऑरिकुलर नोड में, ठीक है। साइनो ऑरिकुलर नोड में, साइनो ऑलिकुलर नोड में, ठीक है। याद रहेगा, ऑरिकुलर नोड में। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग फटाफट। क्वेश्चन 8 क्या कहता है दोस्तों? पैराबैंगनी किरणें किस प्रकार का विकिरण हैं? जो पैराबैंगनी किरणें हैं ना दोस्तों वो किस प्रकार का विकिरण है? आप लोग कमेंट करो फटाफट। तो ये है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है ये, पैराबैंगनी किरणें जो हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 हमारा क्या कहता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः किससे निर्धारित होता है? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट करो। और साथ में आप लोग अपना नाम कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर कमेंट करना। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः जो निर्धारित होता है ना दोस्तों वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से डिसाइड होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से डिसाइड होता है। आते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग। तो हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है? किसी धातु को गर्म करने पर उसका
चालकत्व क्या होता है? किसी वस्तु को, किसी धातु को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसका जो चालकत्व है वो क्या होता है? तो चालकत्व जो है ना दोस्तों वो घट जाता है। किसी वस्तु को, किसी धातु को गर्म करने पे उसका चालकत्व घटता है। ठीक है, ये ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अब इसको तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा भाई, इसको नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे फिर। 11वां क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से क्या करता है? हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, याद रखना। फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर अपने। 12th क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति किन पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए तापमान, बी उत्प्रेरक, सी दाब, डी उपयुक्त सभी। तो डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है। डी उपयुक्त सभी, किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति जो है वो निर्भर करती है तापमान, उत्प्रेरक, दाब, इन तीनों पर निर्भर करती है। तो डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग फटाफट। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरे किस विद्युत भाग के कारण उत्पन्न होता है? एक्सरे जो है वो किस विद्युत भाग के कारण उत्पन्न होता है, हमारा यही सवाल है। एनोड, बी कैथोड, सी फिलामेंट, डी ग्रिड। फिलामेंट ग्रिड नहीं है, ये है एनोड। ठीक है, जो एक्सरे है ना दोस्तों ये एनोड विद्युत भाग के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 क्या कहता है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? अगर ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, हमारा सवाल यही है। तो ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और अगर बात करें हमारे पृथ्वी की तो नाइट्रोजन है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं फटाफट। 15 क्या कहता है, जब श्वसन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो शरीर में कौन सा अम्ल बनता है? जब श्वसन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो शरीर में कौन सा अम्ल बनता है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये बनता है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है, जब ये ऑक्सीजन की कमी होती है ना हमारे शरीर में, जैसे भागा दौड़ी का काम करते हैं या मेहनत का काम करते हैं, तो ये लैक्टिक अम्ल जो है वो बनता है, फटाफट ग्लूकोज को ब्रेक करना होता है इसीलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 क्या कहता है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होता है? पृथ्वी का जो घूर्णन है वो किस दिशा में होता है, यही क्वेश्चन है हमारा। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में है? कमेंट करो, ये तो आंसर आना चाहिए भाई। पश्चिम से पूर्व में है। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व में है, तभी तो सूर्योदय पूर्व से होता है। ठीक है, ये सब गलत ऑप्शन है, ध्यान मत दो, सिर्फ पश्चिम से पूर्व याद रखो, पृथ्वी का घूर्णन। ठीक, क्वेश्चन 17 पर आते हैं। 17 क्या कहता है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करो, चुंबक के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं फाइनली। 18 क्या कहता है, सूर्य का तापमान लगभग कितना है? जो सूर्य है ना दोस्तों, इसका तापमान लगभग कितना है, हमारा क्वेश्चन यही है। तो सूर्य का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सूर्य का तापमान है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है ये सूर्य का तापमान है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही जवाब है। फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम से संचालित होता है? प्रकाश का परावर्तन जो है वो किस नियम से संचालित होता है, यही क्वेश्चन है। तो ये होता है समान कोण नियम के द्वारा जो है प्रकाश का परावर्तन जो है वो समान कोण नियम के द्वारा ये संचालित होता है। अभी भी रिक्वेस्ट है कि अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से गजब का मोटिवेशन आता है। और आगे चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना, हर एग्ज़ाम का वीडियो मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किसी गैस का तापमान 0 केल्विन पर कैसा रहेगा? केल्विन पे कैसा रहेगा? किसी गैस का जो तापमान है ना वो 0 केल्विन पे कैसा रहेगा? आप लोग कमेंट करो कि अगर कोई गैस है वो 0 डिग्री केल्विन पे उसका तापमान कैसा रहेगा? तो ये रहेगा, अणु स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, एक मतलब स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो किसी गैस का अगर तापमान 0 केल्विन पे चला जाएगा तो उसके अणु जो हैं वो स्थिर हो जाएंगे। ये केल्विन है, केल्विन के, सेल्सियस होता है सी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है, हमारा यही सवाल है। तो ये है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम जो है ना दोस्तों ये संतुलन बनाए रखता है, सेरिबेलम। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 22 पे फाइनली हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है हमारा, विद्युत परिपथ में फ्यूज वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज वायर का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन है। तो ये करते हैं, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए फ्यूज़ वायर का प्रयोग किया जाता है। ओवरलोड से सुरक्षा के लिए
फ्यूज़ वायर का प्रयोग विद्युत परिपथ में किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, ओवरलोड से सुरक्षा के लिए फ्यूज़ वायर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, एक न्यूटन बल किस पर कार्य करता है। एक न्यूटन बल जो है वो किस पर कार्य करता है। तो एक न्यूटन बल जो है ना दोस्तों, ये करता है 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने पर 1 न्यूटन बल जो है वो काम करता है। देखो, फोर्स का फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर 1 न्यूटन है ये, तो इसका मतलब 1 केजी ये भी होना चाहिए, और गुणे में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी होना चाहिए। तो सेम वही है कि 1 न्यूटन जो बल है ना, वो 1 किलोग्राम वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने पर लगता है। ठीक है, अब फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे हम लोग। फाइनली क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। 24 क्या कहता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। जो न्यूक्लियर बम है, जो परमाणु बम है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पे, और सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो बनती है नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, तो परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे, न्यूक्लियर फिजन पे। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन नहीं, फिजन, FISSION। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे फाइनली। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है दोस्तों हमारा, कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, यही क्वेश्चन है। तो ये होता है जब मेटाफेज होता है। जब मेटाफेज होता है ना, तो कोशिका विभाजन की वो ऐसी अवस्था है जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, अब फाइनली 25 सवाल हमने किए हैं। 25 में से आपके कितने सही हुए हैं ये आप लोग कमेंट करना, बताना। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत क्या कहलाती है, ये कहलाती है क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत जो है ना दोस्तों, वो क्रस्ट कहलाती है। फाइनली आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 हमारा क्या कहता है, प्रकाश तरंग की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। जो ये प्रकाश तरंग है, इसकी तीव्रता जो है दोस्तों, ये किस पर निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है आयाम पे। ठीक है, आयाम पे प्रकाश तरंग की तीव्रता निर्भर करती है। ठीक है, याद रखना, आयाम पे प्रकाश तरंग की तीव्रता निर्भर करती है। फाइनली बस 3 सवाल बचे हैं इस वीडियो में। अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। सिर्फ एक ही पेपर थोड़ी देना है आपको लाइफ में, ज़िंदगी भर कांस्टेबल बन के थोड़ी रहोगे। ऊंचे का पोस्ट भी चाहिए ना, ऊंचे पद भी चाहिए। तो उसके लिए ही चैनल को सब्सक्राइब रखना, क्योंकि और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको इसी चैनल पे। 28 क्या कहता है, किसी धातु में इलेक्ट्रॉनों का बहाव किस दिशा में होता है। जो इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है ना दोस्तों, वो धारा के विपरीत दिशा में होता है। जैसे अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे ये करंट होता है आई से और इलेक्ट्रॉन होता है ई नेगेटिव। ठीक है, तो अगर करंट दाहिने जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाएं आएगा। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 क्या कहता है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है, पैराबैंगनी किरणों से। ठीक है, एक्सरे नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, रेडियो तरंगे नहीं है। जो ये ओजोन लेयर है ना, वो पैराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से हमको बताती है, यूवी रेज से। तो यूवी रेज को हिंदी में क्या कहते हैं, पैराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन लेयर जो है वो बचाती है। ठीक है, याद रहेगा। अब फाइनली ये है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु भार जो है वो 35.5 है, तो संभवतः वह कौन सा तत्व है। ऑप्शन ए क्लोरीन, बी सोडियम, सी कैल्शियम, डी आर्गन। आर्गन और क्लोरीन जो है ये, मतलब आर्गन तो नहीं है, आर्गन तो नहीं है। आप लोग बताओ क्या है। समझ ही गए होगे अब तो मतलब क्लोरीन लिख के काट दिया हूँ। ठीक है, समझ ही गए होगे, चलो कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरीन का परमाणु भार जो है ना वो 35.5 यूनिट है। ठीक है, तो अभी भी अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई। एक एक लाइक से, एक एक सब्सक्राइब से, एक एक शेयर से ना गजब का मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का। अभी रात में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। एक और वीडियो हो सकता है बहुत जल्द लेके आऊँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।